आज के क्लास में हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक देखेंगे किस प्रकार से ज्ञात होगा। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होगा उसका व्यंजक क्या होगा, इसके पहले हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकाले थे। इसके पहले हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकाले थे और उसका अर्ध आयु का भी फॉर्मूला हम लोग देखे थे। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक निकालेंगे और साथ साथ अर्ध आयु भी ज्ञात करेंगे कि अर्ध आयु का मान कितना होगा। अर्ध आयु का मान कितना होगा वो भी हम लोग साथ साथ यहाँ पे देखेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, यहाँ पर क्या बना लो, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। अब इसको यहाँ से यहाँ तक इसका डिफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। जिस अभिक्रिया के वेग को साधन सिर्फ एक पद में परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक ही पद होगा इसलिए कि इसका कोटि कितना है, एक ही का घात 1 यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पद। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। आप पहले कुछ मान लेना है। माना कि किसी समय t पर पदार्थ A का सांद्रता, ये पदार्थ A का सांद्रता ब्रैकेट A है तथा प्रारंभिक सांद्रता मतलब t 0 पर प्रारंभिक सांद्रता A0 है। प्रारंभिक सांद्रता A0 है, ठीक है। अब इसका देखते हैं किस प्रकार से वेग स्थिरांक ज्ञात होगा। मान लेते हैं ये एक अभिक्रिया है। अभिक्रिया में भाग जो पदार्थ ले रहा है वो A और A से क्या बन रहा है, B का निर्माण होगा, ठीक। अगर t 0 का बात करेंगे, यस ऐसे लिखते हैं, समय जब 0 हो तो A का सांद्रता कितना बताया जा रहा है, A0, और वैसे कि ये क्या होगा, 0 होगा। अगर समय का मान कितना t लेते हैं तो t समय पर A का सांद्रता क्या बताया गया है, A बताया गया है। तो कोई पूछेगा B का सांद्रता क्या होगा, तो पहले कितना था, A0 था, तो A0 माइनस A हो जाएगा, यही B का सांद्रता बनेगा। अब अगर यहाँ पे वेग का बात करते हैं तो वेग को लिखने का तरीका हम जान चुके हैं कि वेग बराबर वेग स्थिरांक लिखाता है k, और जो अभिकारक होता है अभिकारक को लिखते हैं। अब कोटि का बात किया जा रहा है, कोटि कितना है, वो अंत इसके घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके पहले अगर शून्य कोटि का बात करेंगे तो उसके ऊपर घात क्या कर दिए थे, 0 कर दिए थे। अब वेग को लिखने का एक और तरीका होता है a के पद में, वो क्या होता है, a के सांद्रता का डेरिवेटिव t के सापेक्ष, ये भी क्या दर्शाता है, वेग को ही दर्शाता है, लेकिन माइनस साइन के साथ भी बताया गया था कि अगर प्रतिफल का यूज करते तो प्लस साइन, अभिकारक का यूज करते तो माइनस साइन, बराबर k इंटू ये हो जाएगा। फिर से हम लोग ये क्या है, अवकल समीकरण है। अभी इसके पहले ही बता दी कि अवकल समीकरण का हल करने का तरीका क्या होता है, 2 चर यहाँ पर देखने को मिलता है और एक चर है A का सांद्रता, दूसरा चर है t। तो इसको एक तरफ और इसको एक तरफ, जो ऊपर में रहता है उसको इधर ही रहने देते हैं, d ऑफ A, और ये इधर A क्या है, गुना में है k के साथ, अगर इधर आएगा तो भाग में, तो इसका ऐसे भाग में लिख लेते हैं, और dt को हम उधर लेके चले जाते हैं, k इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अगर ये बात करेंगे माइनस साइन का, तो माइनस से गुना कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। अब a वाला एक तरफ हो गया, t वाला एक तरफ हो गया, 2 चर था, तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, इंटीग्रेट कर दिए। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक के तो गुणांक है, ये तो बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते। तो ये याद रखना है कि 1/x इंटू
dx का अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करेंगे तो ln x होता है। क्या होता है? ln x प्लस सी। जब x का मान पॉजिटिव होगा तब जाके डायरेक्ट ln x लिखा जाता है, नहीं तो अदरवाइज क्या किया जाता है? मॉड लगाया जाता है। ठीक, तो यही फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पे x की जगह यहाँ पे 1/a है, x की जगह यहाँ पे a है, तो अगर इस फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या लिखाएगा? ln a, ब्रैकेट मॉड लगाने की जरूरत नहीं है इसलिए कि a समझाता है, समझाता हमेशा प्लस में होगा, माइनस के इंटू टी के डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? टी हो जाता है। अब प्लस में क्या ऐड करना है? सी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमको क्या करना रहता है इसमें कि सी का मान निकालना रहता है, और सी का मान का बात करेंगे तो सी का मान कैसे निकलेगा? सी का मान का बात करेंगे तो सी का मान निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है इनिशियली प्रारंभिक टी बराबर 0 पर अगर ए का बात करेंगे, ए पदार्थ का सांद्रता कितना था? A0 था। तो यहाँ पर ए के जगह A0 रखेंगे, टी के जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा? ln A बराबर माइनस के इंटू 0 प्लस सी। ln यहाँ A0 हो जाएगा। ठीक, तो सी का मान ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो सी का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा? ln A0 निकल के आएगा, ln A0 हो जाएगा। सी का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे तो लिखेंगे सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में अगर रखते हैं तब जो समीकरण बनेगा क्या हो जाएगा? ln a बराबर माइनस के इंटू टी, सी का मान आया है ln A0। हमको यहाँ पर किसका मान निकालना है उस बात को ध्यान देना है। के का मान निकालना है तो ये वाला पद को क्या करो? लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, इसलिए कि माइनस में रहेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो के इंटू टी हो जाएगा। और ये ln a जो प्लस में है तो इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको माइनस में लिख लेते हैं, माइनस ln a। अगर हम यहाँ पर फिर से प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं लॉग का, तो एक लॉग का प्रॉपर्टीज होता है ln x माइनस ln y। ln दोनों को ln कर लेते हैं, ln y। इसका फार्मूला होता है अगर माइनस में रहेगा तो x बटे क्या हो जाता है? y हो जाता है, ln x बटे y हो जाता है। ये फार्मूला यूज करेंगे राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है वहाँ पे, तो k इंटू टी बराबर क्या आ जाएगा? ln A0 बाई a हो जाएगा, ln A0 बाई a हो जाएगा। हमको यहाँ से k का मान निकालना है तो k बराबर जो हो जाएगा 1/t इंटू ln A0 बाई a हो जाएगा। ये ln के पद में है। अगर ln को लॉग में बदलना चाहते हैं तो कल भी बताए थे कि पिछले क्लास में भी बताए थे कि ln को लॉग में बदलने के लिए 2.3003 से क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं, बटे में हो जाएगा t। यहाँ पर ln है तो क्या बन जाएगा? लॉग। दोनों में अंतर क्या होता है ये भी बता दिए थे। लॉग का मतलब होता है उसका बेस कितना? 10, और ln का मतलब होता है उसका बेस कितना? e। ठीक, यही दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ से वेग स्थिरांक का यही व्यंजक निकल के आ गया, और यही फार्मूला है। इतना निकालना पड़ता है अगर व्यंजक निकालने का बात किया जाएगा तब। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं किस टॉपिक पे, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अर्धआयु के बारे में। अर्धआयु का डिफिनेशन पहले भी लिखा दिया गया है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अर्धआयु निकालेंगे। अर्धआयु का डिफिनेशन पहले भी लिखा दिया गया है, तो हम लोग यहाँ से अर्धआयु निकालने के लिए अगर अर्धआयु का बात करेंगे, अर्धआयु के बारे में बता दिए थे कि अर्धआयु का मतलब होता है जब अभिकारक का सांद्रता आधा हो जाए। कितना हो जाए? जो शुरुआत में था, शुरुआत में कितना था? A0 था, उससे क्या हो जाए? आधा हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उतना होने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धआयु कहते हैं। तो अर्धआयु के लिए यहाँ पर लिख देते हैं a का मान जो होगा A0 बट्टे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो उस फार्मूला में हम a के जगह A0 बटे 2 रखेंगे तो 2.303, या पहले हम क्या करते हैं ना कि लॉग वाला फार्मूला में लिखते, ln वाला फार्मूला में लिखते थे। ln वाला यहाँ पे था 1/t ln A0 डिवाइडेड बाई a का मान A0 बटे 2 था। तो 2 कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर में,
यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, k बराबर 1/t इंटू ln 2 इंटू a0/a0, और a0 से a0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, तो k का जो मान निकल के आएगा ln 2/t हो जाएगा। हमको यहाँ से किसका मान निकालना है, अच्छा एक चीज़ भूल ही गए, यहाँ पर t को, अब यहाँ पे आधा की है तो t को क्या लिखना है, t हाफ, अर्ध आयु के लिए समय को हम लोग किससे दर्शाते हैं, t हाफ से दर्शाते हैं, ये t हाफ हो गया। हमको t हाफ निकालना है, इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, t हाफ इजिकल टू ln। अब यहाँ बात करेंगे k का, k को उधर भेजेंगे तभी जाके t हाफ का मान निकलेगा, तो k इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो ln 2/, कितना हो गया, k हो गया, तो ये फार्मूला निकल गया आया अर्ध आयु के लिए, अर्ध आयु के लिए ln 2/k हो गया। अगर इसको ln 2 का मान रख देते, या अगर मान लो कि लॉग के पद में इसको लिखेंगे, तो लॉग के पद में ये कितना दिखाता है, तो 2.303 log 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई k। अगर log 2, अब log 2 का मान क्या होता है, ये निकाला नहीं जाता है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, या कोई टेबल इसका आता है लॉग टेबल, उसमें इसका मान दिया रहता है। जब log 2 का मान रखा जाता है तब उसको 2.303 से गुना किया जाता है, 0.693 आता है, बटे में कितना होता है, k होता है। ये t हाफ का फॉर्मूला निकल के आता है। t हाफ देख सकते हैं, जो अर्ध आयु होता है प्रथम कोटि के लिए, वो समझौता इसमें आया है कि समझौता पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ वेग स्थिरांक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, सिर्फ वेग स्थिरांक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक। ये t हाफ का मान निकल के आया। थोड़ा से इकाई पर बात कर लेते हैं। तो इसका जो इकाई होता है, तो लिख लेना है k की इकाई या k की मात्रा। मात्रा का अगर बात करेंगे तो इसका सिर्फ मात्रा कितना होता है, समय इनवर्स होता है, या इसी को हम लिखते हैं सेकेंड इनवर्स, ठीक। समय इनवर्स इसका मात्रक निकल के आता है, सेकेंड इनवर्स इसका मात्रक होता है, ठीक। इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक कोई पूछेगा तो समय इनवर्स होता है, लेकिन शून्य कोटि का अगर कोई मात्रक पूछता है तो शून्य कोटि का जो मात्रक होता है वो क्या हम लोग पढ़े थे, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। तो ये शून्य कोटि का के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। तो अलग अलग कोटि का वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है अलग अलग होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर प्रथम कोटि का उदाहरण लिख लेते हैं, तो प्रथम कोटि का विक्रिया का उदाहरण, यहाँ पर एक ही उदाहरण दिया हुआ है प्रथम कोटि का विक्रिया का, इसको लिख लेना कि इसका अभिक्रिया का जो कोटि है ये लिख लेना, इसका कोटि कितना है, 1 है। ये प्रथम कोटि के एग्जाम्पल हो गए, ठीक। एग्जाम्पल जितना भी रहेगा और भी पहले लिखवाए थे वो सब एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। एक कभी कभी आ जाता है छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो कि एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल लिख लेना है, ये वाला एग्जाम्पल लिखना है, ये छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखो होता क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। छदम कोटि के अभिक्रिया में क्या होता है, लिखना है जिस अभिक्रिया का अनुकता 2 होता है लेकिन कोटि 1 होता है, साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि वैसा अभिक्रिया जिसमें एक से ज़्यादा अभिकारक होने के बावजूद भी एक ही अभिकारक पे डिपेंड करता है, एक ही अभिकारक के संधाता पे डिपेंड करता है। अभिक्रिया का वेग एक ही अभिकारक के संधाता पर डिपेंड करता है। अभिक्रिया का वेग एक ही अभिकारक के संधाता पर डिपेंड करता है, एक ही अभिकारक के संधाता पर निर्भर करता है, हिंदी में लिखो तो निर्भर करता है, उसे छदम
अभिक्रिया कहते हैं, उसे छदम अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर ये एग्जाम्पल लिख लिए हो लोग, अगर इसका हम बात करेंगे वेग का, तो इसका वेग कितना लिखेंगे, ये सब लिखते चलना है। तो वेग लिखेंगे अगर k इंटू, इसमें दो है CH3 थोड़ा ध्यान से लिखना है, जो बोल CH3 है, CO C2H5 और साथ साथ यहाँ पे क्या है, जल भी है, तो जल H2O हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या आता है कि जल का मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसके समदाता को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो वास्तव में जो वेग होता है वो क्या लिखते हैं, k इंटू CH3 CO और C2H5 होता है। इसलिए अगर इसका कोटि का बात करेंगे तो कोटि कितना निकल के आएगा, वैसे कोटि सिर्फ इसका घात देखा जाता है, इसका जो कोटि हो जाएगा तो कोटि को लिख सकते हैं कि इसका कोटि जो होगा कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे अभिक्रिया जिसका कोटि 1 हो लेकिन अनुक्ता क्या हो, 2 हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सब भी क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये एग्जाम्पल भी लिख लेना, ये एग्जाम्पल लिख के लिख लेना है। इसका वेग जो है, तो वेग सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, k इंटू ग्लूकोज पे जल पे डिपेंड नहीं करेगा, तो चीनी है सुक्रोज पे, तो ये सिर्फ क्या है, चीनी पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका भी जो कोटि हो जाएगा, कोटि कितना होगा, 1 होगा। ये सब एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। यहाँ पर कोटि का बात करेंगे, जैसे दे दिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग का इकाई होगा और वेग स्थिरांक का जो इकाई होगा, दोनों का मात्रक दिया हुआ है। तो वेग यहाँ पे स्थिर होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया वेग का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर वेग स्थिरांक का मात्रक यहाँ पे होता है। प्रथम कोटि के लिए वेग, अच्छा ये फार्मूला दिया हुआ है, ठीक, ये फार्मूला दिया हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पे इसको छोड़ दो, इसलिए कि इसमें a और x लगा कर दिया हुआ है। ये अभिक्रिया लिखना है और इसका इकाई लिख लेना है, यहाँ पे इसका इकाई लिख लेना है। आगे टक्कर के सिद्धांत की अवधारणा पढ़ना है, जो कि कोई काम का नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। टक्कर के बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सही तरीका से टक्कर होता है तभी जाके क्या होता है, अभिक्रिया हो पाता है। सही तरीका से अगर टक्कर नहीं होता है तो अभिक्रिया नहीं हो पाता है। इस चीज को हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, या उसके पिछले क्लास में देखे थे। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर में कोई और है नहीं, बस इतना ही है। क्लास का कुछ टाइमिंग बचा हुआ है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जितना भी अभिक्रिया, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन दिया है, जल में अभिक्रिया H2Cl2 से HCl का निर्माण हो रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब भी अभिक्रिया दिया रहेगा तो यह अभिक्रिया के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि यह अभिक्रिया का जो कोटि होता है उसका कोटि क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया होता है। इसका कोटि जो होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल होता है, H2Cl2 मिलके HCl का जो निर्माण करता है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। ये हम लोग पहले एग्जाम्पल देख चुके हैं जब हम डिस्कशन कर रहे थे थ्योरी का। अगर इसका बात करेंगे, अभिक्रिया दिया है तो वेग निम्नलिखित में से कौन दर्शा रहा है। इसका वेग दर्शाने का दो तरीका होता है, या तो विकारक का यूज करो या प्रतिफल का यूज करो। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना है, डेरिवेटिव के रूप में दिया हुआ है, अगर अभिकारक का यूज करते तो माइनस साइन लगाते हैं, अगर प्रतिफल का यूज करते हैं तो प्लस साइन में लिखते हैं। उस हिसाब से ऑप्शन चेक कर सकते हैं कौन सा, ये माइनस साइन के साथ है और कोई प्लस के साइन के साथ भी बी है क्या, बी है क्या, कहीं प्लस साइन के साथ नहीं है, ये ऑप्शन में बी नहीं होगा, माइनस में दे दिया है, ये प्लस में दे दिया तो पॉसिबल नहीं। यहाँ पर ए बी दे दिया, ए बी है ही नहीं, ना अभिकारक में है ना ही प्रतिफल में है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कभी कभी ऐसा दे देता है कि वेग दिया रहेगा, वेग समीकरण दिया रहेगा, कोटि पूछेगा तो बहुत आसान है, कोटि निकालने का तरीका क्या बता दिया गया है, जो अभिकारक का घात रहेगा उसी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 2 प्लस इसका घात 2 है, इसका घात कुछ नहीं दिया मतलब 1 है। तो इसका कोटि का बात करेंगे, कोटि, तो कोटि का अगर बात करेंगे आपको कोटि लिखना है,
कोटि का अगर बात करेंगे तो इसका कोटि कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि समीकरण का वेग दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि ए को स्थिर रखकर बी के संधाता कितना किया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो वेग कितना गुना हो जाएगा बताना है। सिर्फ एक में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, बी वाला को क्या कर दे रहे, 3 गुना कर दे रहे, तब वेग कितना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार बताते आ रहे हैं और समझने की भी कोशिश करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि समीकरण क्या दिया हुआ है। तो वेग समीकरण जो दिया हुआ है, तो वेग समीकरण कितना है, क्वेश्चन नंबर डाल के इसको लिख लेना है, k इंटू ए इंटू बी के स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, बी को कितना कर दे रहे हैं, 3 गुना कर दे रहे, तो वेग कितना गुना हो जाएगा। मतलब अब जो बी होगा, ये तो पहले का है वेग, ये पहले का वेग है ना, अब एक नया वेग लेते हैं, नया वेग को हम इसको वेग 2 से दिखा देते हैं। ठीक, नया वेग लेंगे जिसमें ध्यान ये रखना है, इसको वेग 2 से दिखा रहे और पहले वेग के साथ इसका संबंध निकालना है, तो हमको इसको 3 गुना करना है, मतलब 3 इंटू बी के संधाता का कितना, इसका पूरा का क्या होगा, स्क्वायर है तो इसका पूरा, मतलब बी के जगह कितना 3b लिखना है और उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दिए। तो वेग 2 बराबर k इंटू के, और a में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे वैसे ही रहेगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इंटू बी का स्क्वायर। 9 को इसमें बाहर कर लो, 9 को सबसे यहाँ पे आगे लिख लो, तो क्या यहाँ पे बनेगा, k इंटू ए के संधाता इंटू बी के संधाता के स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं, इसका जो मान है वो पहले वाला वेग के बराबर है, इसका जो मान है वो पहले वाला वेग के क्या है, बराबर है। तो जो नया वेग आया, जो नया वेग आया पहले वाला वेग का कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया। इस बात को ध्यान में रखना है कि पहले वाला वेग का कितना गुना हो गया, यहाँ पे 9 गुना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे पहले वाला का क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का इकाई। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया गया कि वेग स्थिरांक का इकाई जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है, समय इनवर्स होता है, मतलब टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं। तो वेग स्थिरांक का जो इकाई होता है समय इनवर्स होता है। फिर से एक अभिक्रिया दिया हुआ है 6 नंबर। अभिक्रिया ए टू ई, मतलब ए से ई बन रहा है, बनने के लिए पाया गया कि अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। ए से ई में पाया गया कि अभिक्रिया की दर, जो अभिक्रिया होने की दर है वो कितना है, दुगनी हो जाती है जब ए का साधन 4 गुना कर दिया जाता है। तब इस अभिक्रिया में ए का कोटि बताए। अब देखो इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बार बार बताते आ रहे हैं, चलिए यहाँ पे चलते हैं और उसको बनाते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन का बात करेंगे, जगह नहीं है तो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ ध्यान दे, जो 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से बताया जा रहा है ए से क्या बन रहा है, ई बन रहा है। वेग लिखने का तरीका क्या है, तो बार बार बताया जाता है वेग बराबर होता है के स्थिरांक जो अभिकारक में रहता है। अभिकारक में क्या है, सिर्फ ए है। अब इसका घात जो आगे रहता है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हमको पता नहीं है, इसलिए हम क्या मान लिए, यहाँ पे एन मान लिए। ठीक, अब बात को समझना है क्या बोला जा रहा है। हम यहाँ पे एक नया वेग लिखने जा रहे हैं, उसमें ए में भी परिवर्तन कर रहे हैं। हम नया ए को भी लिखेंगे जिसको हम 2 से दिखा देते हैं, इसको भी हम 2 से दिखा देते हैं। और कुल का पावर कितना है, एन ही रहेगा। कोटि में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर सेमी अभिक्रिया है, तो हम सिर्फ ए के संधाता और वेग में अंतर दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं कि जब अभिक्रिया के दर, मतलब वेग को क्या कर दे रहे, दुगुना कर दे रहे, तो ए कितना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। ए कितना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। तो अभिक्रिया के दर अगर दुगुना कर रहे, बात को समझिएगा, अभिक्रिया के दर अगर दुगनी हो जाती है जब ए का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाए। अभिक्रिया का दर दुगनी होगी जब ए का सांद्रण क्या हो जाएगा, 4 गुना होगा, तब ए का सांद्रण कितना होगा, 4 गुना होगा। मतलब पहले की अपेक्षा
तो अगर बात करेंगे वेग दुगना मतलब अभी पहले वाला वेग का क्या है, दुगना कर देना है। और अगर ए का बात करेंगे तो ए पहले वाला ए का संदर्भ में कितना है, 4 गुना हो जा रहा है। तब जाकर हमको क्या बताना है, इस एन का मान बताना है। तो A2 की जगह पहले वाला से ये क्या है, 4 गुना है और वेग कितना है, 2 गुना है। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, तो एन का मान निकालना है। ऐसा करें कि इसको समीकरण 1 कर लेते हैं और इसको यहाँ पर एक स्टेप और लिख के तब जाकर समीकरण 2 कर लेते हैं। हमको एक चीज़ पता है कि जब घात रहता है तो घात को हम जब ये गुना में रहते हैं तो अलग अलग लिख सकते हैं। तो ए के पावर भी हम n लिख सकते हैं। अब इसको समीकरण 2 करते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अगर 1 और 2 को भाग करेंगे, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, अगर भाग करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं ये वेग बटे 2a हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं वेग बटे 2 वेग बराबर, अगर यहाँ पर देखेंगे k इंटू ए का घात कितना है n और डिवाइडेड बाई, अगर इसको लिखते हैं तो k इंटू 4 के पावर n इंटू ए के घात कितना n हो जाएगा। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, ए के पावर n, ए के पावर n कट गया, k से k कट गया, वेग से वेग कट गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं। इधर बच रहा है कितना 1/2, अगर इधर बात करेंगे तब बच रहा है 1/4 के पावर n। इसको दोनों तरफ क्या कर दो, पलट दो, तो नीचे का 1 लिखा नहीं जाता है तो 4 के पावर n हो जाएगा। 2 बराबर 4 के पावर n को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 द पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। जिससे दोनों में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे घात को क्या किया जाता है, गुना किया जाता है, 2 में n से गुना होगा 2n। अब देखो जब बेस सेम रहता है ना, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसके घात में कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, इसके घात में 2n है। तो जब आधार सेम रहता है तो घात क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा 2n। यहाँ से n का जो मान आएगा कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ से n का जो मान आएगा 1/2 आएगा। ठीक, इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर जो 40n का मान आ रहा है कितना है 1/2, तो इसका आंसर जो हो जाएगा भाव हो जाएगा। ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर शायद गलत दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, उसमें कुछ अलग दे दिया है शायद ए, लेकिन इस बात को समझिएगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 1/2 होगा। बोला जाए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वो ए का क्या होता है, समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ए के क्या होता है, समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। टी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का जो फार्मूला होता है वो बताना है क्या होता है। तो अगर हम लोग इसका बात करते हैं तो वो जो होता था, अगर आपको याद होगा तो ऐसे हम लोग निकाले थे कि जो k का मान आता था उसमें k का मान क्या आया था, a0 बटे a था डिवाइडेड बाई में t था, यही था ना। तो इसका a के जगह a0/2 रखे थे, तो यहाँ से जो t का मान आया था, t हाफ का मान, जाकर आप लोग देख सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया में तो t हाफ का मान आया था वो कितना आया था, a0 बटे क्या आया था 2 के, a0/2 के। यहाँ से देख सकते हैं t हाफ जो होता है इनिशियली संधारित्र का क्या होता है, समानुपाती होता है। ये a यहाँ पे इनिशियली संधारित्र को दर्शा रहा है, जो t हाफ का मान होगा, t हाफ जो होगा समानुपाती होगा किसके, a के। यहाँ से a के क्या हो जाएगा, ये समानुपाती होगा। इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन a हो जाएगा। आगे दिया हुआ है एक अभिक्रिया का वेग समीकरण है, वेग समीकरण दिया हुआ है, तो इस अभिक्रिया का कोटि क्या होगा, बहुत आसान है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए। कोटि निकालने के लिए जब अभिक्रिया का वेग दिया जाता है तो उसका घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। इसको इस अभिक्रिया का कोटि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे हम लोग बात करते हैं 9 नंबर का कारक। कारक किस किस कारक पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है, तो जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है इसमें से कौन कौन जो है अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। 9 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है, अब देखो वो ताप पर भी डिपेंड करता है, सांद्रता पर भी डिपेंड करता है
और दाब पर भी करता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगर बात करेंगे 10 नंबर, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अगर वेग स्थिरांक का बात करते हैं, तभी थोड़ा देर ऊपर ही यही क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम कोटि दे दिया, अगर शून्य कोटि का था तो शून्य कोटि का था, तब कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, ऑप्शन ख सही होता। लेकिन फिर से प्रथम कोटि का दिया, शायद क्या होता है, समय इन्वर्स होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। आर्हेनियस समीकरण अगर याद होगा तो आर्हेनियस समीकरण बता चुके हैं। इसमें से आर्हेनियस समीकरण जो होता है वो क्या होता है, k इंटू ए ई के पावर माइनस ए बटे आर टी, ये आर्हेनियस समीकरण होता है, आप ध्यान में रख सकते हैं, कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। दिया हुआ कोई अभिक्रिया 32 मिनट में कितना हो जाता है, 75% पूरा हो जाता है, इसके 50% पूरा होने में समय लगेगा, इसके 50% होने में कितना समय लगेगा ये बताना है। देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होगा, बात को समझना है। 75% पूरा होने का मतलब क्या है, 75% पूरा होने का क्या मतलब है, इस बात को समझना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कोई अभिक्रिया, मान लेते हैं ए से बी हो रहा है, तो अगर कोई अभिक्रिया 75% मतलब ये मान लेते हैं इनिशियली कितना होगा, परसेंट में दिया है तो इसको 100 मान सकते हैं, तो उस टाइम ये कितना था, 0 था, t बराबर 0 था। अभी t कितना दिया है, 36 मिनट दिया हुआ है, t कितना दिया हुआ है, 75% कंप्लीट हो गया, मतलब इधर बचा कितना है, 25, और इधर कितना है, 75। तो t बराबर 0 पर a का संरक्षता कितना है, 25 है, इस बात को समझ लेना है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो फार्मूला होता है, पहले कौन सा कोटि का अभिक्रिया बोला उसको एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभिक्रिया 75% पूरा हो जाती है, तो 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा ये बताना। अब यहाँ पे ये चीज़ें चर्चा नहीं किया गया है, क्या नहीं किया गया है चर्चा, ये चर्चा नहीं किया गया है कि ये जो अभिक्रिया है प्रथम कोटि का है या शून्य कोटि का है, प्रथम कोटि का है या शून्य कोटि का है। अब यहाँ पे जो बात होगा, यहाँ पे हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि का है, ठीक, ये जो अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि का है और शून्य कोटि का अभिक्रिया नहीं है, उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन देना चाहिए था ये कौन सा कोटि का है। तो अगर हम शून्य कोटि का अभिक्रिया मानते हैं, तब अगर शून्य कोटि का अभिक्रिया मानते हैं तो जब k का मान इस केस में क्या लिखाता है, तो अगर ln के पद में लिखते हैं तो क्या होता है 1/t इंटू ln क्या लिखा जाता है, तो ln a0 बटे क्या होता है, a होता है, a0 बटे a होता है। अब देखो जब t बराबर 0 पे जो दिया रहता है वो a0 का मान होता है, और किसी समय t पर दिया रहता है वो a का मान होता है, किसी समय t पर a का मान कितना है, 25 है, न कि 75। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बोला है कि 75% कंप्लीट हो चुका है, मतलब 75% बन चुका है और 25 क्या है, बचा हुआ है, तो a का मान कितना होगा, 25 होगा। तब यहाँ से k का मान पहले निकाल लेते हैं, समय देती है 36 मिनट, ln यहाँ पर हो गया ये a0 का मान 100 और यहाँ से a का मान 25, ये कितना मरतबे चला जाएगा, 4 मरतबे। तब यहाँ से जो k का मान आएगा तो k का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से k का मान निकालने के लिए 1/36 ln, अच्छा 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और एक लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, लॉग का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ln के पावर अगर x रहता है तो ln को हम पावर को आगे लिख सकते हैं और ln x इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, अगर ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम यूज करेंगे तो जो k का मान होगा वो k का मान कितना हो जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा 2 इंटू ln2 डिवाइडेड बाई 36, ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 18 मरतबे, जो k का मान आएगा वो कितना आएगा, ln2 बटे 18 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि 50% होने में समय कितना लगेगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ से भी बना सकते हैं, या 50% का बात किया है तो 50% का मतलब आधा, 50% का मतलब कितना, आधा, आधा होने में जो समय लगता है, आधा होने में जो समय लगता है उस समय को हम लोग अर्ध आयु के नाम से भी जानते हैं।
तो हम अगर प्रथम कोटि माने हैं तो प्रथम कोटि का जो अर्ध आयु होता है उसका फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ln बटे क्या होता है, के होता है। तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, इसलिए 50% बोला है। अगर कोई दूसरा प्रतिशत बोलता तो डायरेक्ट नहीं यूज करके फिर से हम यही फार्मूला यूज करते और इस फार्मूला में के का मान लिखते और ए नॉट और ए का मान रखते और टी का मान निकाल लेते। लेकिन 50% बोल दिया है, जिससे ये पता चल गया कि आधा होने में जो समय लगता है उसको हम अर्धायु कहते हैं। और अर्धायु का फार्मूला हम लोग जान चुके प्रथम कोटि के लिए, वो कितना होता है, ln 2/k होता है। तो अगर टी हाफ यहाँ पर निकालना चाहते हैं, 50% मतलब टी हाफ ही निकालना है, तो ln 2/k का जो मान आया है कितना है, ln 2, और 18 जो नीचे में वो ऊपर में चला जाएगा, तो ln से ln कट जाएगा, तो जो समय लगेगा आधा होने में वो समय कितना हो जाएगा, तो 18 मिनट हो जाएगा, मिनट में दिया गया है। तो ये आधा होने में जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा, तो 18 मिनट हो जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अब यहाँ पर मैच हम लोग कर सकते हैं कि 18 मिनट ऑप्शन में दिया है क्या, 18 मिनट ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो अभिक्रिया दिया हुआ है इसमें साफ साफ इसको बोलना चाहिए कि जो अभिक्रिया है कौन सा कोटि का है, ये अभिक्रिया जो है कौन सा कोटि का है। तो ये शायद शून्य कोटि का अभिक्रिया को एज्यूम किया होगा। अगर शून्य कोटि का अभिक्रिया को एज्यूम करेगा तो उसमें जो के का मान निकला था वो कितना था, a0/, फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, a0/a डिवाइडेड बाई कितना हम लोग पढ़े थे, डिवाइडेड बाई टी पढ़े थे। ठीक है, इस पर भी देख लेते हैं, शून्य कोटि का अभिक्रिया मान के चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग आते हैं, फिर से यहाँ पर ही बना रहे थे, अगर शून्य कोटि का अभिक्रिया मानते हैं, ऐसे आंसर तो आया नहीं, तो शून्य कोटि का अभिक्रिया मानते हैं तो जो ये के का फार्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। तो शून्य कोटि का अगर अभिक्रिया मानते हैं तो ये जो के का फार्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। तो के का यहाँ से जो फार्मूला आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से के का जो फार्मूला निकल के आएगा a0 माइनस a बटे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक, तो असल में जब ऐसा है तो पहले के का मान यहाँ से निकालते हैं। तो के का जब मान निकालेंगे तो यहाँ से जब के का मान निकालेंगे, a0 मतलब इनिशियली कितना है 100, अगर a इतना 36 मिनट के बाद तो कितना है 25, तो 100 माइनस 25 बटे में कितना हो जाएगा 36, 100 में से 25 घटेगा कितना बचेगा 75, तो जो के का मान आएगा कितना आ जाएगा 75/36। ठीक है, इसको इतना ही पर रोक के रख दिया। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि आधा होने में कितना समय लगेगा, आधा होने में कितना समय लगेगा उसको देख लेते हैं। तो आधा होने में मतलब क्या है, यहाँ पर भी अर्धायु का ही मान निकालना है। अर्धायु का फार्मूला हम लोग जानते हैं शून्य कोटि के लिए, यहाँ पर शून्य कोटि एज्यूम किए है, तो शून्य कोटि के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो शून्य कोटि के लिए यहाँ पे टी हाफ मतलब आधा होने में जो लगा समय, तो यहाँ पर वो कितना निकल के आया था, तो ये निकल गया था a0/2k, a0/2k। अब यहाँ पर मान रखेंगे a0 का मान कितना है 100 है, बटे में 2 इंटू के का मान कितना हो गया 75, और ऊपर में क्या आ जाएगा 36। तो यहाँ से कटेगा 25 दिया, यहाँ से 25 चौका, ठीक, ये 2 से कट जाएगा 4, 2 मरतबे, 3 से 36 कटेगा 12 मरतबे, और 2 में 12 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 24। यहाँ पर कितना मिनट हो जाएगा 24 मिनट हो जाएगा। इसको आधा होने में जो लगा समय वो कितना हो जाएगा 24 मिनट हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं 24 मिनट है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको यहाँ पर बताना जरूरी है। ये कौन सा कोटि का अभिक्रिया है, शून्य कोटि का अभिक्रिया के हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, शून्य कोटि का अभिक्रिया के हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब 24 मिनट इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यह अगर अभिक्रिया का बात करेंगे, इस अभिक्रिया का कोटि भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस अभिक्रिया का कोटि कितना होता है। थोड़ा देर ऊपर में ही एग्जांपल देते क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो ये इसका शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। जितना भी नोमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन बताए उसको कॉपी में नोट डाउन करना है, उसको कॉपी में नोट डाउन करना है, इसलिए कि इस टाइप का जो भी ऑब्जेक्टिव में नोमेरिकल कराते हैं उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री का। तो अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर पढ़ेंगे।